नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैंसरी क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि आपके सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड आई होप आप सभी को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या लैंगिक जनन का रूप है? मुकुलन, विखंडन, खंडन, उभयलिंगिता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि लैंगिक जनन का प्रकार है या फिर अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन में दोनों ही जो प्रकार होते हैं आपके जनन के, एक तो होता है आपका लैंगिक जनन, दूसरा होता है आपका अलैंगिक जनन। तो इन दोनों जनन के प्रकार जो इनके अन्य प्रकार हैं इनको भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगी ताकि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। आइए जानते हैं लैंगिक जनन के बारे में। जब आपके दो युग्मकों से मिलने से, जब आपके दो युग्मक मिलते हैं, इन दो युग्मकों के मिलने से आपकी जो रचना होती है जाइगोट की रचना होती है। किसकी रचना होती है? जाइगोट की रचना होती है। ठीक है, ये जो जाइगोट की रचना होती है, इस जाइगोट के द्वारा जब नए जीव की उत्पत्ति होती है तो ऐसे जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। फिर से सुनिए, मैंने ये कहा कि आपकी लैंगिक जनन ऐसे जनन होते हैं जिनमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना जो जाइगोट होती है, जाइगोट से आपके जीव की उत्पत्ति होती है, तो ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। ये जो जाइगोट होता है, इस जाइगोट को हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त कोशिका। क्या कहते हैं? संयुक्त कोशिका। अब इस संयुक्त कोशिका के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि जीवन को आधार देने वाली पहली कोशिका कौन सी होती है? संयुक्त कोशिका यानी कि जाइगोट होती है। एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि जीवन को आधार देने वाली पहली कोशिका हमारी जाइगोट यानी कि संयुक्त कोशिका होती है। ठीक है, मैं यह लिख देती हूँ, जीवन को आधार देने वाली पहली कोशिका। ठीक है, तो याद रखना है जीवन को आधार देने वाली पहली कोशिका होती है हमारी कौन सी? जाइगोट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने लैंगिक जनन जान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि लैंगिक जनन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम लोग लैंगिक जनन के प्रकार जानेंगे। जैसे कुछ आपके टाइप हैं लैंगिक जनन के। पहला होता है आपका सामान्य लैंगिक जनन। ठीक है, सामान्य लैंगिक जनन। ठीक है, दूसरा होता है आपका उभयलिंगी जनन। ठीक है, उभयलिंगी लैंगिक जनन। ठीक है, तीसरा होता है आपका असेचन जनन। कौन सा होता है? असेचन जनन। इसको आपको इंग्लिश में भी याद कर लेना है क्योंकि ये थोड़ा सा इसका हिंदी में नाम अलग सा है, तो इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका इंग्लिश में नाम है पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, ये एक ही वर्ड है, आप लोग इसको अलग अलग मत लिख लीजिएगा। मेरा यहाँ पर स्पेस नहीं था, मैंने इसलिए लिखा है। पार्थिनोजेनेस कहते हैं आपके असेचन जनन को। ठीक है, एंड लास्ट होता है आपका डिम्ब जनन। ठीक है, ये आपका लास्ट होता है, ये डिम्ब लिखा हुआ है, डिम्ब जनन। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। डिम्ब जनन की भी आपको इंग्लिश में याद रखना है। कभी अगर इंग्लिश हिंदी ना देखें, इंग्लिश में दे दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि डिम्ब जनन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पेडियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पेडियोजेनेसिस। ठीक है, याद रखना है इतनी चीज़ें आपको। ठीक, यहाँ पर आप लोगों ने जाना कि लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन के प्रकार कौन कौन से हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है अलैंगिक जनन की, कि अलैंगिक जनन के जो प्रकार हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार आपके पूछे जाते हैं कि फलाना क्या है, या आपको पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है या अलैंगिक जनन का प्रकार है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अलैंगिक जनन जो होता है, आपके अलैंगिक जनन के बेसिकली जो आपके प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कौन कौन से। पहला होता है आपका विखंडन। कौन सा होता है? विखंडन होता है। दूसरा होता है आपका मुकुलन। कौन सा होता है? मुकुलन। ठीक है, एंड थर्ड वन होता है आपका बीजाणु का बनना। क्या होता है? बीजाणु का बनना। ठीक है, एंड आपका फोर्थ वाला होता है पुनर्जनन। ठीक है, पुनर्जनन। एंड फिफ्थ होता है आपका खंडन। एंड सबसे लास्ट जो होता है प्रकार वो है आपका कौन सा? कायिक प्रवर्धन। कौन सा? कायिक प्रवर्धन। ये सब तो हम लोग देखते आ रहे हैं। कायिक प्रवर्धन को तो हम लोग कई बार पढ़ चुके होंगे बचपन में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनता था उस टाइम। ठीक,
तो यहाँ पर आप लोगों को अलैंगिक जनन के जो 6 प्रकार हैं, ये 6 प्रकार बिल्कुल जुबान पे याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है। तो विखंडन, मुकुलन, बीजाणु का बनना, पुनर्जनन, खंडन, कायिक प्रवर्धन, ये हमारे अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। वहीं लैंगिक जनन के जो प्रकार थे, उभयलिंगी जनन था, सामान्य लैंगिक जनन था, असिंचन जनन था एंड आपका डिंब जनन था। तो यहाँ पर आप लोगों ने अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को अच्छे से समझ लिया होगा। अब यहाँ पर स्पष्ट है कि आपका मुकुलन तो आपके अलैंगिक जनन का प्रकार था, वहीं आपके विखंडन किसका था? विखंडन भी आपके अलैंगिक जनन का था, खंडन अलैंगिक जनन का था। ये तीनों के तीनों आपके अलैंगिक जनन के प्रकार थे। किसके? अलैंगिक जनन के प्रकार थे। अब बात आती उभयलिंगिता की। तो उभयलिंगिता जो है आपका, ये आपके लैंगिक जनन का प्रकार था, इसीलिए 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपसे कि निम्नलिखित में से क्या अवशेष अंग है? आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा अवशेषी अंग है? हंसली, नाखून, वह या अक्लदाड़। आपको बता दें, ये जो विजडम टीथ होते हैं, विजडम टीथ कितने होते हैं? ये आपके होते हैं 4 होते हैं। विजडम टीथ की संख्या इंपॉर्टेंट है, 4 होते हैं। ये कब निकलते हैं? ये आपके जब 20 वर्ष के आप हो जाते हैं, 20 वर्ष के बाद आपके ये निकलना शुरू होते हैं विजडम टीथ। ठीक, ये अचानक से नहीं निकलते हैं, ये धीरे धीरे निकलते हैं। 20 वर्ष के जब आप होंगे तो तब थोड़ा सा निकलना, मतलब मसूड़ा बनना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे करके ये आपकी अक्लदाड़ या विजडम टीथ जिन्हें आप कहते हैं वो निकलना शुरू होते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जो आपकी अक्लदाड़ है, अक्लदाड़ ये आपके तीसरे अवशेषी चवर्णक हैं। क्या होते हैं? तीसरे अवशेषी चवर्णक। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अक्लदाड़ क्या है, तो ये तीसरे अवशेषी चवर्णक होते हैं, ये याद रखना है। ये आपके पूर्वजों में विद्वान थे। अक्लदाड़ जो है आपके, ये अवशेषी अंग के रूप में अभी हैं, लेकिन ये पहले जो है इनका ये यूज था कि जो आपके पौधे हैं, इन पौधों के ऊतकों को पीसने में मानव के आपके जो पूर्वज हैं, इनकी सहायता करते थे। ठीक है, तो याद रखना है आपको अवशेषी अंग के बारे में। अब यहाँ पर हमें जो पौधे हैं उनके ऊतकों को पीसने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि जो अक्लदाड़ है, अक्लदाड़ हमारे अवशेष अंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि प्लूरा किसका आवरण है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि प्लूरा किसका आवरण होता है? हृदय, यकृत, गुर्दा या फुफ्फुस। आपको बता दें, ये जो प्लूरा होता है, ये फेफड़े जो आपके होते हैं, फेफड़े का जो बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग क्या होता है? फेफड़े का बाहरी भाग। तो फेफड़े के बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं फुफ्फुस। क्या कहते हैं? फुफ्फुस। ठीक, ये जो आपका फेफड़े का बाहरी भाग होता है फुफ्फुस, इसके चारों ओर आपकी जो है एक आवरण होता है जो इसको लपेटे रखता है, उसी आवरण को प्लूरा कहा जाता है। यानी कि प्लूरा किसका आवरण है? फुफ्फुस का है। ठीक है, इसीलिए आपका 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। लंग्स जो हैं, लंग्स चारों ओर से प्लूरा से आवरण से ढके रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि आपका एक पाचन अंग ऐसा है जिसमें आपका अम्ल मौजूद होता है। आपका जो अम्ल मौजूद होता है वो HCl होता है। कौन सा होता है? HCl अम्ल मौजूद होता है। अगर पूछा जाए तो याद रखना है कि HCl अम्ल जो है हमारे पाचन अंग में मौजूद होता है। ये जो HCl है, ये बड़े काम का होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से अंग में आपका जो है अम्ल मौजूद रहता है। ऑप्शन है आपकी आमाशय, छोटी आंत, कोलन या अपेंडिक्स। आइए जानते हैं इस बारे में। यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि आपका जो आमाशय होता है, आमाशय में आपके जो है पाचन अंग में जो आपके हैं अम्ल मौजूद रहता है। ठीक है, तो आमाशय के एक भाग का नाम है, क्या नाम है? आमाशय का भाग है फंडिक भाग। ये चीज आपको याद रखनी है। फंडिक भाग जो होता है आपका आमाशय का, फंडिक भाग, ये जो फंडिक भाग होता है, इसी फंडिक भाग में जठर ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? जठर ग्रंथियां। ये जो जठर ग्रंथियां होती हैं, इन जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? जठर रस। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये जो आमाशय है, जो कि आपका एक पाचक अंग है, इस पाचक अंग में आपका जो भाग होता है फंडिक भाग होता है। आमाशय का एक भाग है फंडिक भाग। ये जो फंडिक भाग होता है, इसी फंडिक भाग से जो है जठर ग्रंथियां होती हैं। इन्हीं जठर ग्रंथियों से आपके जठर रस स्रावित होते हैं। ये जो जठर रस है, जठर रस में आपका जो मौजूद रहता है वो HCl मौजूद रहता है। HCl के अलावा आपका पेप्सिन में मौजूद रहता है, पेप्सिन के अलावा आपका रेनिन मौजूद रहता है, रेनिन, और आपका लास्ट होता है लाइपेज। ये इतनी चीज़ें आपकी जो है मौजूद रहती हैं जठर रस में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बनती हैं कि जठर रस में क्या क्या होता है? HCl,
पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। ठीक है, ये कहाँ से स्रावित होता है जठर रस? ये जठर ग्रंथियों से। जठर ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं? फांडिक भाग में होती है। फांडिक भाग यानी कि आमाशय से संबंधित है। ठीक है, अब बात आती है ये जो HCl है ये कार्य क्या करता है, आखिर क्या इसकी ज़रूरत है कि हमारी बॉडी में भी HCl पाया जाता है। ये HCl बहुत काम का होता है। ठीक, ये करता क्या है, आपका जो भोजन होता है, आपने जो भोजन ग्रहण किया, इस भोजन को आपने ग्रहण तो कर लिया, लेकिन जब आपके पाचक अंगों में जाता है तो पाचक अंग क्या करते हैं, इसको पाचन का इसके भोजन के पाचन में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये जो भोजन है, इस भोजन को अम्लीय कौन बनाता है? तो इस भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य आपके HCl ही करते हैं। कौन करते हैं? HCl करते हैं। दूसरा कार्य ये क्या करते हैं, आपके जो शरीर है, शरीर के जो पाचक अंग में जो आपके HCl मौजूद है, ये HCl आपके भोजन को सड़ने से बचाते हैं। ठीक है, भोजन को सड़ने से बचाते हैं। मान के चलिए कि यदि आपकी बॉडी में HCl नहीं है तो फिर आपका भोजन आपकी बॉडी में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। ठीक है, और आप बीमार बने रहेंगे। तो HCl आप समझ सकते हैं कितने काम का होता है, क्योंकि ये भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि ये जो आमाशय होते हैं, ये आमाशय मुख्यतः आपके प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। किसके? प्रोटीन के पाचन में। जैसे आप लोगों ने विटामिन पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, प्रोटीन पढ़ा होगा, मैं आप सबको ये चीज़ें बताती रहती हूँ, बसा वगैरह। तो आपके प्रोटीन का जो मुख्यतः जो भाग है वो आपका कहाँ पाचन होता है? आमाशय में होता है। यानी कि आमाशय मुख्यतः प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। अब बात आती है ये जो आमाशय है, आमाशय में जो भोजन पचता है, तो ये तो आपको पता है कि पाचक अंग है तो भोजन पचेगा यहाँ पर। अब इस पचे हुए भोजन को आमाशय में एक पर्टिकुलर वर्ड दिया जाता है, उसका नाम है काइम। यानी कि आमाशय में पचे हुए भोजन को काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? ये तो लड़कियों को पता होगा, क्योंकि उनका एक ट्रीटमेंट होता है। जैसे पार्लर वगैरह हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। दिया नहीं जाता है एक्चुअली, जैसे ही आप एंटर करेंगे, आप थोड़ा सा ही कुछ करवाएंगे तो वो लोग आप में पूरी कमियाँ निकालना शुरू कर देंगे। मैम आपके बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, आप ये ट्रीटमेंट ले सकती हैं। मैम आपके फेस पे इतने पिंपल हो रहे हैं, मैम आप ये ट्रीटमेंट ले सकती हैं। जब उनसे प्राइस पूछो तो कान खड़े हो जाते हैं। 10,000 रुपीज़ ऐसे बोल देते हैं जैसे ये पेड़ पे उग रहे हैं। ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे इनके लिए ये अमाउंट इतना छोटा है कि इतना हंसी में बोल देते हैं कि 10,000 का है मैम ओनली। ठीक, तो ये सब चीज़ें लड़कियों को पता होंगे कि बाल में कौन सा जो है प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि यही ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। ऑप्शन है आपके हिस्टोन, एक्टिन, कैरोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके बाल में कौन सा प्रोटीन होता है? कैरोटीन प्रोटीन होता है। कौन सा? कैरोटीन। आपके बाल के अलावा आपकी बॉडी के कुछ अंग और हैं, जैसे आपके जो है नाखून जो होते हैं ना, नाखून में भी आपका कैरोटीन प्रोटीन होता है, बाल में भी होता है। और आपके जो पंजे होते हैं, पंजे में भी आपका जो है ये आपका प्रोटीन होता है। पंजे के अलावा खुर, जो आपके जानवरों में खुर होते हैं पंजे, इन सब में आपका जो है ये प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, एक और आपकी जो मानव त्वचा है, मानव त्वचा में भी आपका कैरोटीन, आपका जो प्रोटीन है ये पाया जाता है। याद रखना है आपको इतनी चीज़ें कि कैरोटीन प्रोटीन हमारे बाल के अलावा हमारे नाखून में, पंजों में, खुर में, मानव त्वचा में पाया जाता है। इसी कैरोटीन प्रोटीन को जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो कि आपके बालों पर कई बार नाखून में भी ये सब आपके ट्रीटमेंट वगैरह दिए जाते हैं। मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी है तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे अमाउंट लिया जाता है कि जैसे पैसे एकदम पेड़ पे उग रहे हैं उनके लिए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? केंद्रक में, कोशिका झिल्ली में, खाद्यधानी में, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आपने अमीबा का नाम सुना होगा। अमीबा क्या है आपको बता चुकी हूँ मैं। अमीबा आपका एक कोशिकीय जीव होता है। ये जो एक कोशिकीय जीव होता है मतलब इसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका होगी। ठीक है, जिसका शरीर एक कोशिका से बना होगा तो वो क्या कहलाएगा? एक कोशिकीय जीव। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव होता है। यूग्लिना एक कोशिकीय जीव होता है। ये अमीबा जो है अपना भोजन खाद्यधानी में पचाता है। कहाँ पर? खाद्यधानी में पचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पर आपसे सबसे ऊंचा पक्षी पूछा गया है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ऑप्शन से आप ये एमू, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, मोर। आप सभी को लग रहा होगा पेंगुइन, लेकिन नहीं, पेंगुइन आपका सबसे ऊंचा पक्षी नहीं है। शुतुरमुर्ग जो होते हैं, शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच, ये आपके सबसे ऊंचे पक्षी माने जाते हैं। ये लगभग 9 फीट ऊंचे होते हैं। कितने होते हैं? 9 फीट ऊंचे होते हैं। समझ सकते हैं आप लोग कि 9 फीट कितना होता है। ठीक है, तो आपकी लंबाई से भी ज़्यादा लंबे ये होते हैं। ठीक है, 9 फीट ऊंचे होते हैं ये आपके।
अब बात आती है वजन की, तो इनका जो वजन होता है वो 155 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 155 किलोग्राम होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ये जो पक्षी हैं ये कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो इनकी जो आयु होती है वो आपकी आयु इनकी आयु जो होती है 75 ईयर्स होती है। कितनी होती है? 75 ईयर्स होती है। अब बात आती है ये आपके किस रफ्तार से दौड़ते हैं। इनकी रफ्तार भी इंपॉर्टेंट बनती है कि किस रफ्तार से ये दौड़ पाते हैं। तो ये जो है आपके 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ठीक है। इतना तेज़ तो मैं स्कूटी भी नहीं चलाती जितनी तेज़ी आपके ऑस्ट्रिच दौड़ लेते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि आपके जो ऑस्ट्रिच हैं ये नर भी होते हैं मादा भी होते हैं। तो नर आपके जो ऑस्ट्रिच हैं इन्हें कुछ और कहा जाता है, वहीं मादा जो ऑस्ट्रिच हैं इनको कुछ और कहा जाता है। जैसे आपके जो नर ऑस्ट्रिच हैं इनको रोस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोस्टर। ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे रोस्टर यानी कि आप लोगों को कुछ ऐसे याद आ रहा होगा रोस्ट करने जैसे, तो समझ सकते हैं उसी से कि आपके जो नर शुतुरमुर्ग हैं ये आपके रोस्टर कहलाते हैं, वहीं जो मादा शुतुरमुर्ग हैं इनको हैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैन कहा जाता है। ठीक है। अब जब हम लोग इंग्लिश में ये पढ़ते हैं कि फेमिनाइन जेंडर कौन सा है, या फिर आपका जो आप लोग पढ़ते होंगे मास्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, तो वहाँ पर ये रोस्टर और हैन वर्ड आते हैं बेसिकली। लेकिन शुतुरमुर्ग जो नर होते हैं उनको हम लोग रोस्टर कहते हैं और मादा शुतुरमुर्गों को हम लोग हैन कहते हैं। आपके जो ऑस्ट्रिच हैं यानी कि जो शुतुरमुर्ग हैं ये बेसिकली सबसे ज़्यादा आपके जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। ठीक है। बेसिकली सहारा जो रेगिस्तान है वहाँ पर आपके ये निवास करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी है। यहाँ पर निम्न चला गया है कहीं, तो आप इसको निम्न कर लेना आगे। ठीक है। निम्नलिखित में से आपका जो है नियततापी प्राणी कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ऑप्शन है आपके व्हेल शार्क, ड्रैको या अलाइट। पहले तो नियततापी के बारे में जान लेते हैं कि नियततापी प्राणी किन्हें कहा जाता है। तो नियततापी प्राणी उन प्राणियों को कहा जाएगा जो वातावरण के तापमान में परिवर्तन होने के बावजूद भी अपने शरीर का तापमान नियत ताप पर बनाए रखते हैं, यानी कि उनके शरीर का तापमान अपरिवर्तित रहता है। तो ऐसे प्राणियों को हम लोग नियततापी प्राणी कहते हैं। मतलब आपके वातावरण का टेम्परेचर कैसा भी हो जाए, लेकिन जो आपके प्राणी हैं, आपके नियततापी प्राणी, उन प्राणियों के शरीर का तापमान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। तो ऐसे प्राणी नियततापी कहलाएंगे। आपके जो बेसिकली नियततापी प्राणी होते हैं वो होते हैं आपके पक्षी वर्ग होते हैं, पक्षी वर्ग, और होता है आपका स्तनधारी वर्ग, और आपकी चमगादड़ होता है। ठीक है। चमगादड़। इतने जो हैं आपको याद रखना है, जैसे पक्षी वर्ग हुआ, स्तनधारी वर्ग हुआ और आपके चमगादड़ बेसिकली नियततापी कैटेगरी में आते हैं। ठीक। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। आपका जो है सही होगा व्हेल। ठीक है। तो यहाँ पर व्हेल जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि शब्दनी किसमें वाक्य यंत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शब्दनी किसमें वाक्य यंत्र है। पहले तो यहाँ पर इंग्लिश नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। आपके जो शब्दनी है इसको इंग्लिश में कहते हैं साइरिंग्स। क्या कहते हैं? साइरिंग्स कहते हैं। ठीक है। साइरिंग्स किसमें वाक्य यंत्र होता है आपको बताना है। स्तनी, सरीसृप, उभयचर या पक्षी। आपको बता दें जो शब्दनी है ये वाक्य यंत्र होता है पक्षियों में। किसमें होता है? पक्षियों में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है, याद रखना है पक्षियों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है। डायनासोर, व्हेल, गैंडा, हाथी। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि आपका सबसे विशालतम जो स्तनधारी है वो आपकी व्हेल है। कौन है? व्हेल है। व्हेल की लंबाई कितनी होती है? लगभग 32 मीटर होती है इसकी लंबाई। वजन कितना होता है? तो वजन जो है इसका जो लगभग होता है 150 टन के लगभग होता है। ठीक है। याद रखना है इतनी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। ठीक। आपने देखा होगा कि हाथी के जो दांत हैं, जो गजदंत होते हैं, तो कौन सा भाग जो है हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक या दूसरा कृंतक। तो हाथी की गजदंत के रूप में दूसरा कृंतक जो होता है, जो आपके सेकंड रोडेंट जिन्हें कहते हैं, ये आपके बदलते हैं। ठीक है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है। अभी तो आप लोगों ने ऊपर पढ़ा कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, आप लोगों ने बताया था शुतुरमुर्ग। अब बात आती है कि सबसे छोटा पक्षी आपका कौन सा है। कबूतर, तोता, गुंजन या फिर घरेलू गौरैया। बताइए आप लोग।
तो आपका जो सबसे छोटा पक्षी होता है वो होता है आपका गुंजन पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमिंग बर्ड। इसका जो आकार होता है लगभग 5 सेंटीमीटर होता है। अब आप समझ सकते हैं कितना छोटा सा होता है ये गुंजन पक्षी। कभी आप लोग गूगल पर सर्च करिए, बहुत सुंदर लगता है गुंजन पक्षी और बहुत छोटा सा क्यूट सा होता है एकदम। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो गुंजन पक्षी है ये कहाँ होता है। तो ये जो क्यूबा, आप लोगों ने क्यूबा का नाम सुना होगा, क्यूबा। ठीक है, क्यूबा में आपके जो है ये पक्षी देखने को मिलते हैं। ये आपका एकमात्र ऐसा पक्षी होता है जो आपके आगे और पीछे उड़ सकता है। ठीक है, याद रखना है ये चीज़, क्योंकि कई बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि उस पक्षी का नाम बताइए जो आगे और पीछे दोनों ओर उड़ सकता है, तो उसका नाम है गुंजन पक्षी। क्या नाम है? गुंजन पक्षी। याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलित घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर है। आपको बताना है कि आपके जलीय जीव हैं उनके जीवित रहने के लिए जो अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो आपका स्तर उसका क्या होता है। आपको डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में यहाँ से पूछा गया है। ठीक, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है 4 to 6, 2 to 4, 8 to 10 या 12 to 16। तो आपको बता दें कि आपका जो ऑक्सीजन का स्तर होता है वो 4 to 6 mg/लीटर होता है। mg/लीटर में बताना था। कभी कभी ये आपके जो है ये चेंज कर दिया जाए तो टेंशन नहीं लेना है, आपको mg/लीटर में ही आपको ध्यान देना है ऑप्शन में। ठीक है, तो आपका 4 से 6 mg/लीटर होना चाहिए डिसॉल्व ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आभासी फल का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं एक बार और आपको बता चुकी हूँ। आभासी फल या फिर आपका फॉल्स फ्रूट, छद्म फ्रूट या कूट फल, इन सब का उदाहरण है टमाटर, अमरूद, सेब, आम। पहले तो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि आभासी फल को और क्या क्या कहते हैं। आभासी फल को हम लोग फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट के अलावा इसे छद्म फल भी कहा जाता है, छद्म फल। इसके अलावा इसको कूट फल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूट फल भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग कैसे फलों को आभासी फल कहेंगे, तो इस बारे में जान लेते हैं। जब कभी आपके अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों से, जैसे आपके पुष्प के अन्य भाग कौन कौन से होते हैं? पुष्पासन, पुष्पासन, वाहदल, वाहदल, बादल के अलावा आपके कुछ और भाग हैं, तो इन सब से अगर आपके फल बनने में भाग लेते हैं तो ऐसे फल को हम लोग आभासी फल कहते हैं। फिर से समझिए मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि जब कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे आपके पुष्पासन, बादल इत्यादि भी फल बनने में भाग लेते हैं तो ऐसे टाइम पर आपके आभासी फल का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखना है। यानी कि अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से यदि आपका फल का निर्माण होता है तो उसे हम आभासी फल कहते हैं। बस सिंपल भाषा में आपको याद रखना है। तो आभासी फल में आपका सेब आता है। क्या आता है? सेब आता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका कि घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। बांस, लाइकेन, चारा, अल्फाल्फा। आप सभी को बता दें ये जो बांस होता है ये घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार होता है। बांस आपकी एक तरीके की घास होती है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ये घास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि अस्थियां किस में बातिल होती हैं। आपको बताना है कि किस में आपकी अस्थियां जो है बातिल होती हैं। मछलियों में, उभयचरों में, सरीसृप में या पक्षियों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अस्थियां हैं वो बातिल होती हैं आपकी किस में होती हैं? आपकी पक्षियों में बातिल अस्थियां पाई जाती हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। आप लोगों ने घटपर्णी का नाम सुना होगा, तो उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। नेफेंथिस, नारियल, नीम या पीपल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपका नेफेंथिस एक आपका ऐसा पौधा होता है जो कि आपके कीट पकड़ता है। क्या पकड़ता है? कीट पकड़ता है। इसे ही हम लोग घटपर्णी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? घटपर्णी। ठीक, घटपर्णी के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इन्हें पिचर पौधा कहा, पिचर प्लांट कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको, पिचर प्लांट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि अमरबेल है। अमरबेल का नाम सुना होगा आप लोगों ने कि अमरबेल क्या है? आंशिक तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, आंशिक मूल परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अमरबेल के बारे में क्या कहा जाता है? पहले तो अमरबेल को हम लोग क्या कहते हैं? एक और नाम है इसका, कुस्कुटा। क्या नाम है? कुस्कुटा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अमरबेल या फिर आपका कुस्कुटा। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। ये होते क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। जो ये अमरबेल होती है ये आपकी जड़ विहीन होती है। कैसी होती है? जड़ विहीन, पीले रंग का। ठीक है, ये आपके अमरबेल जड़ विहीन पीले रंग का एक पूर्ण तना परजीवी है। क्या है? पूर्ण तना परजीवी है।
ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा पूर्ण तना परजीवी ऑप्शन सही होगा। लेकिन अब बात आती है कि जब ये जड़ विहीन है तो ये कैसे भोजन, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। जब ये जड़ विहीन है तो कैसे आखिर ये अपना भोजन प्राप्त करेगी, भोजन का अवशोषण करेगी, जल का अवशोषण करेगी और जो खनिज लवण है इनका अवशोषण करेगी। तो इस बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आपके जो अमरबेल हैं इनके द्वारा आपका चूसकांग उत्पन्न होता है। क्या होता है? जो चूसकांग होते हैं ये उत्पन्न होते हैं। ये जो चूसकांग होते हैं, जो आपका होस्ट पौधा होता है, होस्ट पौधा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर अंदर प्रवेश करने के बाद आपके जो जाइलम और फ्लोएम ऊतक होते हैं उनसे संबंध स्थापित कर लेते हैं। संबंध स्थापित हो जाता है तो आपके भोजन, जल और खनिज लवणों का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आपके जो अमरबेल होते हैं, अमरबेल के द्वारा चूसकांग उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? चूसकांग उत्पन्न होते हैं, जो कि आपके होस्ट पौधे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। होस्ट पौधा जो होता है उसके अंदर प्रवेश करने के बाद आपके जाइलम और जो फ्लोएम ऊतक हैं उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं और भोजन, जल और खनिज लवण इन सब का अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि अमरबेल हमारा पूर्ण तना परजीवी का उदाहरण होता है। आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? स्तनधारी, फसल, पक्षी या आपकी उपरोक्त सभी? आपको बता दें ये जो कपोत दुग्ध है ये बेसिकली पक्षियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा? पक्षियों द्वारा। खासकर आपके जो कबूतर होते हैं, कबूतर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच से बहुत से लोगों को डर लगता है, जैसे मेरे भाई को बहुत डर लगता है। तो आप लोगों में से किसी को लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है उतने छोटे से कॉकरोच से कैसे डर लग सकता है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है क्लोम, बातक, फुसफुस, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें जो कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकते क्योंकि उनका श्वसन अंग क्या है? क्योंकि उनका श्वसन अंग बातक है। क्या है? बातक है। इसी बातक को ट्रैकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैकिया कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है श्वसन अंगों की। मैंने आप लोगों को एक वीडियो में सारे के सारे जो जीव हैं उन सब के श्वसन अंग बताए थे, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको याद बना रहे, क्योंकि हम लोग वो चीज़ें बार बार भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि आपके स्तनधारी, इसी तरीके से आपको एक जगह नोट कर लेना है ये सभी चीज़ें। ठीक है, स्तनधारी के अलावा आपके पक्षी के अलावा आपके सरीसृप, इनका जो आपका श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा। ठीक, अब बात आती है आपके केंचुआ की। केंचुआ के अलावा आप लोगों ने जोंक का नाम भी सुना होगा और देखा भी होगा, आई थिंक, इन जोंक और नेरिस। ठीक, जोंक, केंचुआ और नेरिस, इनका जो आपका श्वसन अंग होता है वो होती है त्वचा। क्या होती है? त्वचा होती है। ठीक है, अब बात आती है मेंढक की और आपके मोलस्का की। मेंढक क्या भी जान लीजिए आप लोग। मेंढक जो होते हैं इनका जो श्वसन अंग होता है वो होता है त्वचा और आपका फेफड़े। ठीक, आपके मेंढक जो होते हैं, मेंढक का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इवन मैं ये कहूँगी कि जो श्वसन अंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको अच्छे से याद कर लेना, जिसमें मेंढक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है और आपकी नेरिस जो होते हैं इनका भी इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना है। अब बात आती है आपकी मोलस्का या मछलियों की। तो यहाँ पर आपके जो मोलस्का होते हैं, मोलस्क और मछली, ठीक है, मोलस्क और जो मछली होती हैं इनमें जो आपके श्वसन अंग होते हैं वो होते हैं गलफड़ा। क्या होते हैं? गलफड़ा। ठीक है, एंड आपका लास्ट जो होता है वो होता है आपका बिच्छू। ठीक है, बिच्छू और आपकी मकड़ी का भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आपकी बिच्छू और मकड़ी का जो श्वसन अंग होता है उसका नाम है बुकलंग। क्या नाम है? बुकलंग नाम है। ठीक है, तो याद रखना है आपको बुकलंग। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि जो आपके कॉकरोच है, कॉकरोच का जो श्वसन अंग है वो बातक या ट्रकिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे ग्रैब रोग के बारे में। ये स्लाइड ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि ग्रैब रोग किस कारण से होता है? थायराइड की अल्प सक्रियता से, थायराइड की अति सक्रियता से, थाइमस की अल्प सक्रियता से या थाइमस की अति सक्रियता से? आपको बता दें ये जो ग्रैब रोग है वो बेसिकली थायराइड की अति सक्रियता की वजह से होता है, इसीलिए ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? SA नोड, AB नोड, AB सेप्टम या कोरिडी टेंडिम? तो आपको बता दें कि हृदय का प्रारंभिक जो पेसमेकर है वो SA नोड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? SA नोड को कहा जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी।
तो आज के क्वेश्चंस यहीं तक थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कोई सा भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। आपका एक छोटा सा रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत हेल्प करता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई सी भी वीडियो मिस ना हो। एंड थैंक यू सो मच। इसी तरीके से बने रहिए नैंसी क्लासेस पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।